नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। और आज हम लोग डिस्कस करते हैं मॉडर्न इंडिया क्वेश्चंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा है नेवल रेटिंग के जो रिवॉल्ट है उस पर। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आइस एल्बिडो फीडबैक है उसके बारे में। तो दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको सवाल सॉल्व करना है और उसका जो आंसर है लिख के सबमिट करना है टेलीग्राम ग्रुप पर। डेली आपको 2 सवाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। जो पहला सवाल हमारा है, कह रहा है दो द upsurges by rating of Royal Indian Navy was suppressed, it is seen as an event which marked the end of British rule in India। ठीक है, ये सवाल हुआ। इसी सवाल को इस तरह से भी दे सकते हैं वो लोग कि जो इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी का जो रिवोल्ट था, इट वाज लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। मतलब इसके बाद ख़त्म ही माना गया कॉलोनियलिज्म को। कैसे क्रिटिकली मतलब एनालाइज कीजिए, किसी को आपको दे सकता है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को डिकोड करना शुरू करते हैं। क्या क्या पूछा है वो समझते हैं हम लोग। कह रहा था कि ये अपसर्ज हुआ, इसको सप्रेस कर दिया गया, मगर फिर भी इसने ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने में एक अहम भूमिका निभाई। तो 3 बातें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। मेन बात है कि अपसर्ज हुआ, इसमें क्या क्या हुआ, तो उसके आंसर का जो इंट्रो है, इंट्रो में बताएंगे आप रॉयल नेवी म्यूटिनी के बारे में। ठीक है ना, इसके जो 3 स्टेजेस हैं इसके बारे में बताएंगे। अब आती है बात बॉडी की। बॉडी में आप शुरू करेंगे कि भले ही ये रिवोल्ट सप्रेस हो गया, गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल जो डिमांड है वो मान ली रेटिंग्स की, मगर इसने क्या किया, मार्क्ड द एंड। हाउ? ठीक है ना, तो यहां पर आप अपने जो पॉइंट्स हैं वो लिखना शुरू करेंगे। क्लियर है? आखिर में अपना आंसर कंक्लूड करेंगे। ठीक है, वही वाला कॉफिन वाला जो लाइन है वो खींच देना है यहाँ पे कि मार्क द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ठीक है, तो पहले करेंगे क्या, आप बताएंगे इस रॉयल नेवी म्यूटिनी के बारे में जो शुरू हुआ था 18 फरवरी 1946 में। 1100 नेवल रेटिंग जो तलवार के थे उन्होंने स्ट्राइक पर चले गए मुंबई, हेमिस तलवार। वहाँ पर उन्होंने एलिगेशन ये लगाया कि उनके खिलाफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, खाना खराब था वहाँ पे, कई सारे उनके साथ ज़्यादतियाँ होती थीं। जब ये स्ट्राइक पे गए तो इनके स्ट्राइक को सपोर्ट करने के लिए पूरे देश भर में जो आंदोलन है वो होने लग गए। अपने इस स्पेसिफिक डिमांड के साथ उनका ये भी कंसर्न था कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है, आज़ाद हिंद फौज है सुभाष चंद्र बोस वाली, उसके पर्सनल को आप छोड़ दीजिए, इंडोनेशिया से जो इंडियन ट्रूप हैं उनको बुला लीजिए। ठीक है, इसके बाद कई सारे और भी डिमांड करी गई थी। ये जो स्ट्राइक है दूसरे नेवल शिप्स में भी फैला, जैसे कि जो हेमिस तलवार है यहाँ पर तो था ही, मुंबई के जो दूसरे भी जगह है वहाँ पर भी फैला। सेकेंड फेज में क्या हुआ कि ये नेवल रेटिंग से म्यूटिनी फैल करके जो शहर के लोग हैं उन तक पहुँच गया, लोग ज्वाइन करने लग गए। एंटी ब्रिटिश मूड तो पहले से था ही, पूरा शहर कोलकाता और बॉम्बे का पैरालाइज हो गया। वहाँ पर गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशंस थे उसको टारगेट किया गया। थर्ड फेज में दूसरे देश के जो दूसरे पार्ट के लोग हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया। जैसे जैसे खबर पहुंची दूसरे मिलिट्री गवर्नमेंट में, वहाँ के लोगों ने इसको सपोर्ट देना शुरू किया, वहाँ भी ये स्ट्राइक फैलना शुरू किया। आप देख रहे हैं इंडिया को रूल कर रहा था ब्रिटेन पावर को यूज़ करके। ये नहीं कि उसको हमारा वेल विश प्राप्त था, मतलब उसको हम लोग सपोर्ट करते थे, ऐसा नहीं। हमको उन्होंने मिलिट्री से कंट्रोल कर रखा था, नेवी से कंट्रोल कर रखा था। ये लास्ट नेल इन द कॉफिन इसलिए कहा जाता है
कि ब्रिटिश के जो लॉयलिस्ट हैं, ब्रिटिश जीन टूल को यूज़ करके हमें बंधक बनाया हुआ, हमको कॉलोनी बनाया हुआ था, वो टूल अब उसके हाथ से बाहर निकलते जा रहे थे। अब वो उन टूल पे भरोसा नहीं कर सकता था। जैसे कि जो नेवल रेटिंग है, इन्होंने जब एक बार विद्रोह कर दिया, म्यूटनी कर दी, तो इस पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकते कि अगर दूसरा क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो उसमें हम उसको सप्रेस करने के लिए हमारी हेल्प करेगा कि नहीं। नहीं किया तो ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि जिन टूल्स को यूज़ करके दबाता था आंदोलन को, देश को दूसरे ताकतों से अपने लिए कंट्रोल करता था, वो ताकत, वो पावर, वो टूल अब ब्रिटिश के हाथ में नहीं रह गए, अब उससे आज़ाद होने लग गए। ब्रिटिश रूल के खिलाफ पूरे देश में रिसेंटमेंट था। जो म्यूटिनियर्स थे, जो नेवल रेटिंग थे, वो तो उन्होंने तो शुरू किया। पूरे देश में जो लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन दिया, वो उनका अपना विलिंगनेस था, वो अपने लेवल पे आए थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रुक गए, ट्रेन जला दिए गए, रोड ब्लॉक कर दिए गए, पूरा बिजनेस बंद हो गया। लॉयल पैट्रॉन्स जो ब्रिटिश के थे, धीरे धीरे उन्होंने अपना साथ देना छोड़ दिया। ब्रिटिश के जो अपने ब्यूरोक्रेट थे, इसके बाद उन्होंने भी एक तरह से मान लिया कि ब्रिटिश अब हटेंगे और इसके बाद जो इंडियंस हैं उसका रूल होगा। यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो धीरे धीरे ब्रिटिश का साथ छोड़ने लग गए, मिलिट्री साथ छोड़ने लग गया, जो रॉयल नेवी है उसने विद्रोह कर दिया। तो अब देख रहे हैं कि जो मेन पिलर्स हैं ब्रिटिश कॉलोनिज्म के, वो ढहने लग गए। सबसे मेन चीज़ ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि रॉयल नेवी का म्यूटनी में और पहले के जो आंदोलन हुए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सब में क्या अंतर है? ये तीनों एक तरफ और म्यूटनी एक तरफ। इन तीनों में ब्रिटिश ने अपने इन टूल्स को यूज़ करके सप्रेस किया, ब्यूरोक्रेसी को यूज़ किया, मिलिट्री को यूज़ किया। मगर रॉयल नेवी का जो म्यूटनी था, वहाँ पर ये टूल्स उसके हाथ में नहीं रह गए थे उतना। सबसे मेन यही था अंतर। ठीक है, सवाल पूछ सकता है इस तरह से कि जो पहले के आंदोलन थे वो फेल हुए, क्या कंट्रीब्यूशन था उसका। यहाँ पर देखो, जो पूरा नेवल पैरालिसिस है वो देखने को मिला। नेवी ही यूज़ किया करता था ब्रिटेन अपने ऑफशोर कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने कंट्रोल में रखने के लिए। ब्रॉड पार्टिसिपेशन देखने को मिला हर क्लास के, लेबर क्लास हो चाहे कम्युनिस्ट हो, सभी ने पार्टिसिपेट किया इस स्ट्राइक में, इस आंदोलन में। दुनिया के जो दूसरे देश हैं, अमेरिका, सोवियत यूनियन, उन सबका ध्यान इस तरफ खींचा। बात ये थी कि वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो चुका था। अब वहाँ पर जो कोल्ड वार है वो शुरू हो गया था। तो अमेरिका एक तरफ, सोवियत एक तरफ, दोनों चाहते थे कि इन पावर को अपनी तरफ लें। इंडिया एक बड़ी कंट्री थी, अगर इसको इंडिपेंडेंस मिलता, यहाँ पर नेहरू जी बड़े नेता थे जो सोशलिज्म मानते थे, तो सोवियत को लगा कि अगर हम सपोर्ट करेंगे तो नेहरू जी हमारी तरफ आएंगे आज़ाद होने के बाद, और गए भी। सही भी था वो चीज़। तो यहाँ पर सब चीज़ें थी। तो इसी कारण से जो ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, इसका एंड ये माना जाता है कि रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी के बाद हुआ। तो म्यूटनी एक्टेड एज अ फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। ब्रिटिश को समझ में आ गया कि अब भारत को रूल करना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब वो बंदूक उनके पास नहीं जिसको यूज़ करके वो हमें बंधक बनाते थे। इसके बाद ब्रिटिश ने जो कमिट मिशन प्लान है वो हमारे यहाँ भेजा, ताकि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है बना सके फ्री इंडिया के लिए। तो ये आंसर आप, ये जो लाइन है आप कंक्लूजन में लिखेंगे कि क्या हुआ और उसके बाद की चीज़ें क्या हुई। ठीक है, आपका जो आंसर है उसको मैच कीजिए, कौन कौन से पॉइंट आपने लिखे हैं। ये क्वेश्चन सीधा लिया गया है स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रम अगर आपने पढ़ा है तो उसको आंसर आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर नहीं तुमने इसका आंसर लिखा है तो पहले किताब पढ़ लेना इस टॉपिक वाला, उसके बाद इसका आंसर लिखना। क्लियर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है व्हाट इज आइस अल्बेडो फीडबैक एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। दो बातें पूछ रहा है। आइस अल्बेडो फीडबैक होता क्या है और इसका संबंध क्या है क्लाइमेट चेंज से। छोटा सा क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, आपको इसको आंसर करना है। तो पहले आप डिफाइन कर देंगे कि व्हाट इज आइस अल्बेडो फीडबैक। आंसर का जो स्ट्रक्चर है उसके इंट्रो में यू विल डिफाइन
दूसरा है यहां पर आप एक जो डायग्राम है वो बना सकते हैं, फ्लो दिखा सकते हैं, कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में क्या होगा, आप अपने रिकमेंडेशन देंगे कि व्हाट कैन वी डू, ठीक है ना, इन दिस रिगार्ड, जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया आपके आंसर का। देखते हैं कि क्या होता है आइस अल्बेडो फीडबैक। अब देखो, आर्कटिक पे आइस जमा हुआ है, हमारे पोल पे आइस जमा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने के कारण ये जो आइस है वो मेल्ट होता है। मान लो कि आपका आर्कटिक है, आर्कटिक का आइस जब मेल्ट होगा तो जो समुद्र का पानी है वो बचेगा। तुम सोचो किसका अल्बेडो ज़्यादा होता होगा, वो आइस का कि ओशियन के वाटर का। ऑब्वियस है कि आइस का अल्बेडो ज़्यादा होता है। अल्बेडो क्या होता है, अल्बेडो का मतलब ये होता है कि अगर सन का रे हमारे पृथ्वी पर आ रहा है तो उसका कितना परसेंट लौटेगा टकरा करके, रिफ्लेक्ट होके। जितना ज़्यादा परसेंटेज लौटेगा उतना ज़्यादा उसका अल्बेडो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आइस तो सफ़ेद होता है एकदम बिल्कुल, तो इससे ज़्यादा लाइट टकरा करके लौटती है। वहीं पे अगर कोयले की खान हो गई, कोयला का माइन हो गया, तो वहाँ पर अल्बेडो कम होगा, कम लाइट लौटेगी टकरा करके वहाँ से, क्योंकि डार्क चीज़ें लाइट को ऑब्जर्व ज़्यादा करती हैं। तभी तो हम गर्मी में वाइट पहनते हैं, ठंडे में डार्क कलर पहनते हैं, ठीक है ना। तो आपने पहले क्या किया, आपने अल्बेडो डिफाइन कर दिया, आपने आइस अल्बेडो बता दिया, और आपने ये कहा कि जब आइस मेल्ट करेगा तो अल्बेडो डिक्रीज होगा। ड्यू टू डिक्रीज इन अल्बेडो, जो मेल्टेड सी वाटर है, मेल्टेड सी आइस है, वो ज़्यादा रेडिएशन अब्जॉर्व करेगा। अगर पोल पे आइस पिघला है तो जो उसके नीचे का ज़मीन है उसका अल्बेडो कम होगा रिलेटिवली, वो ज़्यादा रेडिएशन अब्जॉर्व करेगा। तो चूंकि वो ज़्यादा रेडिएशन अब्जॉर्व कर रहा है तो वो आइस और ज़्यादा तेज़ी से पिघलना शुरू होगा। समझ गए। जैसे कि अगर आप नारियल फोड़ते हो, चाहे कुछ और चीज़ें फोड़ते हो, तो शुरू शुरू में फोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगती है। एक बार जब दरार पड़ जाती है तो उसको फोड़ने में आसानी होती है। सेम यहाँ पर है, आइस पिघल रहा है, मगर आइस का एक हिस्सा जब पिघल गया तो उसके बाद के हिस्से ज़्यादा तेज़ी से पिघलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हीट रेडिएशन एब्जॉर्व कर रहा होता है। ठीक है, आपने क्या समझा, व्हाट इज आइस अल्बेडो फीडबैक। अच्छा, फीडबैक क्या होता है। फीडबैक इसलिए कहा हमने कि जब आइस पिघल गया, एरिया साफ हुआ, तो वो एरिया ज़्यादा हीट एब्जॉर्व कर रहा है और आइस को ज़्यादा तेज़ी से पिघला रहा है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये है कि जो साइकिल चल रहा है उस साइकिल को और स्ट्रांग बनाएगा। साइकिल क्या है, आइस को मेल्ट करने का। ग्लोबल वार्मिंग हुई, वार्मिंग के कारण आइस मेल्ट हुई, और वार्मिंग होगी और मेल्ट होगी, और वार्मिंग और मेल्टिंग, मोर वार्मिंग, इस तरह से। तो ये पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं इसको। ठीक है, तो आपने ये देखा कि आइस अल्बेडो फीडबैक क्या होता है, वही को अंग्रेजी में इतना लंबा लिखा गया है। बढ़िया बात। प्लस एग्जांपल दिए गए हैं कि आर्कटिक रीजन में जो हीटिंग है वो दुगनी हो गई है, दुगनी है ग्लोब के दूसरे भाग के मुकाबले। अब आती है बात कि इसका रिलेशन क्या है क्लाइमेट चेंज। तो आपने देखा ना कि जितनी तेज़ी से क्लाइमेट चेंज होगा उतनी तेज़ी से आइस अल्बेडो फीडबैक भी मजबूत होगा, वो भी आगे बढ़ेगा, आइस ज़्यादा तेज मेल्ट होगी। तो यही बातें आपको यहाँ पर लिखनी है कि ज़्यादा आइस मेल्ट करेगा तो ज़्यादा वार्मिंग, ज़्यादा फिर मेल्टिंग। क्लाइमेट चेंज रीइंफोर्स करता है आइस अल्बेडो फीडबैक को, और आइस अल्बेडो फीडबैक रीइंफोर्स करता है क्लाइमेट चेंज को, वाइस वर्सा। रीजनल वार्मिंग को एम्पलीफाई करेगा। सोचो, अगर परमाफ्रोस्ट है, ये क्या होता है,
परमाफ्रॉस्ट, इसका मतलब ये होता है कि सॉइल जो है वो आइस के अंदर दबा हुआ है, सॉइल जम गया है, फ्रोजन हो गया है। जब ये जमा हुआ मिट्टी पिघलता है तो इसमें जो मीथेन कैप्चर्ड होता है ना, मीथेन रिलीज्ड होता है, मीथेन रिलीज होता है इसमें से। तो सोचो जब ये परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा तो मीथेन रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा, और ये दोबारा, ये सब दोनों ग्रीन हाउस गैस हैं विथ हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो वो और वार्मिंग को बढ़ाएंगे, तो और आइस मेल्ट होगा। एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ेगी क्योंकि उसको ज़्यादा रेडिएशन मिल रहा है, ज़्यादा जगह है उसको बढ़ने का। तो ये जो आपका रिलेशनशिप है, 4 पॉइंट है जो यहाँ पर, उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर आंसर को आप कंक्लूड करेंगे। व्हाट नीड्स टू बी डन, यहाँ बताएं कि हमें जो ग्रीन हाउस गैस है उसका इमिशन रोकना पड़ेगा, जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमको जाना पड़ेगा, वी नीड टू स्विच एंड वी नीड टू बिकम कार्बन न्यूट्रल एज सून एज पॉसिबल। आपने 4-5 पॉइंट यहाँ पर दे दिया, वे फॉरवर्ड में आपका काम यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो आंसर है इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन का, वो लिखेंगे। ध्यान सुनना एक चीज़ और, GS 1 में और GS 3 में जो ज्योग्राफी है और GS 3 में जो एनवायरमेंट है, वहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है अब थीम बेस्ड, इकोसिस्टम बेस्ड। क्रायोस्फेयर पर सवाल पूछ चुका है, कोरल, मैनग्रोव, ये सब बहुत प्रोबेबल टॉपिक है, इस पर सवाल आ सकता है, कोरल पर, मैनग्रोव पर, इन सब पर, तो तैयार कर लेना इसको ढंग से। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया, ये बातें हो गई। हम मिलेंगे अब अपने अगले वीडियो में कल मंगलवार रात में 9 बजे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।